हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम लोग उत्तराखंड जिला सीरीज़ में एक एक ज़िले को कर समझते जा रहे हैं, उसके डिटेल में हैंड रिटन नोट्स के द्वारा रिवाइज करते हुए जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहला ज़िला जो चूज़ किया है वो है नैनीताल ज़िला, जिसकी पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो हम कल की वीडियो में देख चुके हैं। तो आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी पहले ही, क्योंकि अगर आप बीच में से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये मेरे हैंड रिटन खुद बनाए हुए नोट्स हैं, जिसके माध्यम से मैं अपना और आपका रिवीजन उत्तराखंड जिला सीरीज़ के संबंध में कर रही हूँ। साथ ही इन नोट्स की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल भाविनी पांडे में अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ही एक डिस्ट्रिक्ट हम कंप्लीट करेंगे, आपको तुरंत उसकी PDF मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब मैंने कल आपका नैनीताल ज़िले का फर्स्ट पार्ट इसमें अपलोड किया था, तो आपके कुछ कमेंट्स आए जिसमें कि आपने बोला था कि आप एक ही ज़िले को कंप्लीट एक वीडियो में कंप्लीट कर दीजिए। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक ज़िले के बारे में बहुत कुछ होता है जानने के लिए। बहुत कुछ ज़िलों के बारे में हम जान सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत कुछ ऐसा होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, जो कि एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता है। फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं कम से कम वीडियो के अंदर आपको इस पूरे नोट्स को समझा सकूँ। तो चलिए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जब हमने कल नैनीताल ज़िला पढ़ा, उसमें हमने नैनीताल ज़िले के प्रमुख पर्यटक स्थल का भुवाली टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, भुवाली के बारे में हम जान चुके हैं। तो आज की वीडियो हमारी स्टार्ट होने वाली है रामनगर से। तो रामनगर आपने नाम सुना ही होगा, कॉर्बेट सिटी के नाम से रामनगर को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ एशिया का सबसे पुराना उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, तो रामनगर को जो बसाया था वो 1850 में हेनरी रैमजे ने बसाया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो रामनगर के निर्माता हैं वो कौन है जिन्होंने उसको बसाया था, तो आप करेक्ट आंसर लगाएंगे हेनरी रैमजे पर। याद रखना है हेनरी रैमजे। किस तरह से याद रखना है वो भी आपको पता होना चाहिए। रैमजे जो थे वो अंग्रेज गवर्नर थे रामनगर के। तो वहाँ के लोगों से रैमजे नहीं बोला जाता था, क्योंकि यहाँ भारतीय लोग रहते थे, तो रैमजे को वो रामजी बोलते थे। और इसी तरह जो ये रामनगर है वो पहले रैमजे नगर कहलाता था, लेकिन भारतीय लोगों के एक्सेंट के द्वारा उन्होंने इसे रामनगर बना दिया। ठीक है, रैमजे नगर से ये हो गया है रामनगर। अब बात करते हैं यह रामनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो पिछली वीडियो में हमने जब समझा था कि कोसी नदी, जो कि गरजिया कोसी नदी के बीचों बीच बना हुआ है, तो कोसी नदी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपसे पटवारी एग्ज़ाम में भी पूछा गया था आई थिंक। तो इस बार जो पटवारी एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी यह क्वेश्चन आया था कि जो गरजिया मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो कोसी नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी के बीचों बीच गरजिया देवी का मंदिर है। ढिकुली कत्यूरों की राजधानी थी, जो गरजिया के समीप है। तो गरजिया के समीप एक ढिकाला नाम की जगह है, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। ढिकुली जो है कत्यूरों की राजधानी थी पुरानी, जो गरजिया के मंदिर के ही पास में है। अब एक आपने नाम सुना होगा सीतावनी मंदिर का। सीतावनी मंदिर भी गरजिया मंदिर के ही समीप में है। ठीक है, अब देखिए, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर में है। इस परिषद का नाम हम आपके नैनीताल जिले के संस्थानों में, जो कि शैक्षणिक संस्थान होते हैं, उनमें भी पढ़ेंगे। लेकिन आपको पहले रामनगर का जो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद कहाँ है, रामनगर में। यानी कि जो 10th और 12th के बोर्ड्स होते हैं, उनका जो भी कार्यभार होता है उसके लिए जो परिषद बनाया गया है वो रामनगर में ही है। ये तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही होगा। अब रामनगर में एक घाटी है जिसका नाम है जुड़वा घाटी। तो जुड़वा घाटी है रामनगर में स्थित। गरजिया मंदिर में महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष स्थित हैं। तो इतना है हमारे रामनगर के बारे में। ठीक है, रामनगर के बारे में आपको बोलेंगे किसने बसाया था, तो हेनरी रैमजे ने बसाया था। यह कोसी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ गरजिया मंदिर है, यहाँ सीतावनी मंदिर है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है इसमें, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर है। ठीक है, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद। बाकी आपको कॉर्बेट सिटी के बारे में पहले से पता होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जुड़वा घाटी रामनगर में है और गरजिया मंदिर में महर्षि वाल्मीकि
आश्रम के भग्नावशेष भी स्थित हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको इस तरह की वीडियो में, जो कि उत्तराखंड जिला सीरीज़ की मैं बना रही हूँ, तो उसमें केवल आपको परीक्षा से संबंधित ही फैक्ट देखने के लिए मिलेंगे, फालतू कोई भी चीज़ें इसमें मैंने ऐड नहीं की है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट, जो कि नैनीताल जिले का एक पर्यटक स्थल भी आप इसको कह सकते हो या फिर प्रमुख स्थल कह सकते हो, जो कि हल्द्वानी शहर है। तो हल्द्वानी शहर का नाम कौन नहीं जानता है। गौला नदी के तट पर यह शहर स्थित है। देखिए, जिस भी शहर के बारे में आप पढ़ेंगे जिला में, उसकी नदी आपको पता होनी चाहिए कि वह शहर किस नदी के तट पर स्थित है। जैसे हमने पढ़ा था रामनगर, रामनगर कोशी नदी के तट पर स्थित है, उसी तरह से जो हल्द्वानी है वो गौला नदी के तट पर स्थित है। हल्द्वानी जो है सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है उत्तराखंड का। ठीक है, सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है उत्तराखंड का, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसको कह सकते हो। जो आधुनिक हल्द्वानी है उसका निर्माण 1834 ईस्वी में विलियम ट्रेल ने किया था। विलियम ट्रेल का नाम आपको याद रखना है हल्द्वानी के लिए, और रामनगर के लिए रैमजे नगर, वो तो आपको नाम से ही याद हो जाएगा। ठीक है, 1834 ईस्वी में विलियम ट्रेल। हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण हल्द्वानी नाम पड़ा है। तो हल्द्वानी नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ हल्दू के पेड़ अधिकता में पाए जाते हैं। ट्रेल ने हल्द्वानी में अपने लिए बंगला बनाया, जिसे खाम का बंगला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खाम का बंगला, जो कि विलियम ट्रेल ने हल्द्वानी में अपने लिए बनाया था। अगला जो तथ्य है वो है, हल्द्वानी में नहरें बनाने का श्रेय जाता है हेनरी रैमजे को, जो कि कौन है? जिनको रामनगर शहर बसाने का श्रेय जाता है, हेनरी रैमजे। उन्होंने हल्द्वानी में नहरें बनाई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सभी पूछने वाले क्वेश्चन ही लिखे हैं मैंने इसमें। 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका बनाई गई थी। ठीक है, नगर पालिका बनाई गई 1 सितंबर 1966 को, लेकिन 2011 में हल्द्वानी को क्या बना दिया गया? नगर निगम बना दिया गया। तो उत्तराखंड में टोटल 9 नगर निगम है, उनमें से ही एक कौन सा नगर निगम है? हल्द्वानी नगर निगम। ठीक है, रामनगर में हमने नगर निगम क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि रामनगर नगर निगम के अंदर नहीं आता है। अब देखो, 1901 ईस्वी में आर्य समाज भवन और 1902 ईस्वी में सनातन धर्म सभा की यहाँ पर स्थापना हुई। तो ये दो आपको याद रखने हैं, आर्य समाज भवन और सनातन धर्म सभा। अगला आता है नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ, कहाँ है? हल्द्वानी में है। ये आपने परीक्षा वाणी के MCQ में भी पढ़ा होगा। तो नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ आपसे पूछा जाता है कि यह कहाँ है? तो ये नैनीताल के हल्द्वानी में है। इम्पोर्टेंट आप इसको कह सकते हो। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं हल्द्वानी में स्थित जो है प्रमुख संस्थान। क्योंकि हल्द्वानी जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है, तो यहाँ के प्रमुख संस्थान को जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट है दुग्ध संघ। यहाँ दुग्ध संघ 1949 में स्थापित हुआ, 1949 में। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भी हल्द्वानी में स्थित है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल भी हल्द्वानी में है। वन एवं वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी भी कहाँ है? हल्द्वानी में है। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज का तो नाम आपने सुना ही होगा, ये भी कहाँ है? हल्द्वानी में है। अब हल्द्वानी प्रसिद्ध है कत्था उद्योग के लिए। कत्था का जो है कत्था के उद्योग के लिए हल्द्वानी प्रसिद्ध है। यहाँ कई कत्था से संबंधित जो है फैक्ट्रियाँ भी है। गौलापार हल्द्वानी में 2016 में बना राज्य के दूसरे चिड़ियाघर का शिलान्यास हुआ। यह कार्बन न्यूट्रल जू होगा, जो देश में अपनी तरह का पहला चिड़ियाघर, राज्य का प्रथम चिड़ियाघर कहाँ है? देहरादून में। अब इस तथ्य को हम समझते हैं। इसमें हमको बताया गया है कि जो हल्द्वानी है वहाँ राज्य का दूसरे नंबर का चिड़ियाघर स्थित है, जो कि कब बनाया गया था? 2016 में बनाया गया था। और ये अपनी तरह का भारत का पहला क्या होगा? कार्बन न्यूट्रल जू होगा। इसके साथ ही आपको दूसरे नंबर का पता चल गया हल्द्वानी में है। और उत्तराखंड का पहला चिड़ियाघर कहाँ है? देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, वहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम भी कहाँ है? हल्द्वानी में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम। तो ये हमने जान लिया हल्द्वानी शहर के बारे में भी। तो रामनगर और हल्द्वानी शहर के बारे में हम जान चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नैनीताल का अगला जो प्रमुख स्थल है वो है काठगोदाम।
काठगोदाम का नाम आपने सुना होगा प्रवेश द्वार के नाम पर, जो कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। अगर आपसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? कोट द्वार। तो काठगोदाम के बारे में जान लेते हैं। कुमाऊं का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी काठगोदाम ही है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन 1884 ईस्वी में स्थापित हुआ, जिसकी बड़ी रेलवे लाइन 1994 में बनाई गई थी। तो कब स्टार्ट हुआ? 1884 में काठगोदाम रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई। काठगोदाम गोला नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि यह हल्द्वानी से बहुत ही पास है। ठीक है, हल्द्वानी के पास होने से हल्द्वानी भी गोला नदी के तट पर ही है और काठगोदाम भी गोला नदी के तट पर है। यहाँ एक है गुलाब घाटी। हमने हल्द्वानी में पढ़ा था नाहन पर्वत श्रृंखलाएं, तो उसी तरह से आपको काठगोदाम का याद रखना है गुलाब घाटी। साथ ही आपको रामनगर का क्या याद रखना है? जुड़वा घाटी। ठीक है, इस तरह से आपको रिकॉल भी करते जाना है अपने सभी फैक्ट्स को। अगला है काठगोदाम का पुराना नाम। तो देखो, रामनगर का पुराना नाम क्या था? रैमजे नगर। हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी क्यों हुआ? हल्दू के पेड़ों के कारण। लेकिन काठगोदाम का जो पुराना नाम था वो बमोरी घाट या बाड़ा खेड़ी था। क्या था? बमोरी घाट या बाड़ा खेड़ी। 1900 के आसपास दान सिंह मालदार ने बाड़ा खेड़ी में लकड़ी के गोदाम बनाए थे, जिस कारण इस स्थान को चौहान पाटा भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ बहुत से क्या थे? लकड़ी के गोदाम बनाए गए थे 1900 ईस्वी के आसपास। रानीबाग पर्यटक स्थल, जिसका पुराना नाम चित्रशिला था, यह भी आपका काठगोदाम में ही स्थित है। ठीक है, रानीबाग पर्यटक स्थल। रानीबाग के समीप पुष्पभद्रा, नैनीगाड़ और गोला नदी का संगम होता है। तो इन 3 नदियों का संगम होता है रानीबाग के पास में, जो कि काठगोदाम में है। पुष्पभद्रा, नैनीगाड़ और गोला नदी। अब आते हैं रानीबाग से कुछ दूरी पर जोली कोट है, जहां मधुमक्खी पालन का मुख्य केंद्र इसको माना गया है। ठीक है, जोली कोट जो कि मधुमक्खी पालन का मुख्य केंद्र है, वो रानीबाग से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि नैनीताल का एक प्रमुख स्थल है, रामगढ़ के बारे में। ठीक है, रामनगर अलग है और रामगढ़ अलग है। रामनगर कॉर्बेट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन रामगढ़ को फलों का कटोरा कहा गया है, क्योंकि यहाँ ग्रीन स्वीट प्रजाति का सेब सर्वप्रथम तथा पिछोला सेब सबसे बाद में पकता है। और यहाँ अनेक प्रकार के फल जो हैं आते हैं, तो एक तरह से ये फलों का मंडी टाइप की हो जाती है, तो इसको फलों का कटोरा कहा जाता है। तो देखिए, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि पी.ई. डेरियास द्वारा रामगढ़ में फलों के बगीचे लगाए गए थे। ठीक है, तो इसीलिए इसको फलों का कटोरा भी कहा जाता है। प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा का नाम तो आपने सुना ही होगा। महादेवी वर्मा का संग्रहालय भी कहाँ है? रामगढ़ में ही स्थित है। गागर पर्यटक स्थल भी रामगढ़ में ही स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी निवास किया था, जो कि अब टैगोर टॉप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नैनीताल के वर्धमान पहाड़ियों पर अरविंदो आश्रम है, जो कि आपको कुछ अन्य फैक्टों में मैंने यहाँ पर लिख के बताया है। तो अन्य फैक्ट जान लेते हैं। नैनीताल के वर्धमान पहाड़ियों पर अरविंदो आश्रम स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लैंड्स एंड नैनीताल में स्थित है। लैंड्स एंड इसका नाम है, जो कि नैनीताल में स्थित है। हनुमानगढ़ी सूर्यास्त के अनुपम दृश्य के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है, जो कि नैनीताल जिले में है। कालाडूंगी नैनीताल में जिम कॉर्बेट का मकान है, जो कि अब जिम कॉर्बेट संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, या फिर आप कह सकते हैं जिम कॉर्बेट म्यूजियम जो है कालाडूंगी में स्थित है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिम कॉर्बेट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये नैनीताल जिले के कालाडूंगी में स्थित। तो अब हम जान लेते हैं नैनीताल जिले की कुछ प्राकृतिक संपदाओं के बारे में। तो अभी तक हमने पढ़े नैनीताल जिले के प्रमुख स्थल, जो कि प्रमुख पर्यटक स्थल भी आप कह सकते हो, लेकिन अब हमें पढ़ना है कुछ
यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, नेचुरल आपकी प्राकृतिक संपदा कौन कौन सी है। तो देखिए 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो क्या है, नैनीताल है। आप इसको प्रतिशत में बोल सकते हो, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत में जो है नैनीताल पहले नंबर पे है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर नैनीताल है। अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखते हो आप तो नैनीताल पहले स्थान पे है, लेकिन आप वन क्षेत्रफल देखते हो तो नैनीताल का स्थान दूसरा है। और ये 17वीं वन रिपोर्ट 2021 जो कि लेटेस्ट डेटा यही है, तो इसी के अनुसार है। फिर देखिए पतली व कोटा दून नैनीताल में स्थित है। भीमताल में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभार आपसे पूछ सकता है कि जो ज्वालामुखी मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, या फिर भीमताल में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ज्वालामुखी मिट्टी भीमताल में पाई जाती है। अगला जो फैक्ट है यहाँ पर नैनीताल जिले की प्राकृतिक संपदा को लेकर, कालाडूंगी और रामगढ़ क्षेत्रों में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। ठीक है, लोहे का एक अच्छे प्रकार हैं ये मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, जो कि कालाडूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। कालाडूंगी और रामगढ़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि नैनीताल जिले के प्रमुख स्थल के बारे में हमने पढ़ा था। कौन कौन से प्रमुख स्थल हमने पढ़ लिए हैं, भुवाली पढ़ लिया है, रामनगर पढ़ लिया है, रामगढ़ पढ़ लिया है, हल्द्वानी पढ़ लिया है, रामगढ़ हल्द्वानी पढ़ लिया है। साथ ही हमने एक काठ गोदाम भी पढ़ा था, काठ गोदाम भी पढ़ लिया है। और कालाडूंगी में भी हमने जान लिया कि म्यूज़ियम है जिम कॉर्बेट का। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नैनीताल में चिकित्सा व्यवस्था। अब हमने सभी नैनीताल के प्रमुख स्थल पढ़ लिए हैं, नैनीताल की चिकित्सा व्यवस्था को देखते हैं। भुवाली में क्षय रोग अस्पताल है जिसकी स्थापना 1912 में हुई। तो जब हमने प्रमुख पर्यटक स्थल भुवाली पढ़ा था तो वहाँ पर हमने इस फैक्ट को नहीं पढ़ा था, इसीलिए आपको यहाँ से ये भी नोट करना है। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय कहाँ है, ये हल्द्वानी में है, अभी हमने इसको डिस्कस किया था। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज का भी दर्जा मिल चुका है। ठीक है, सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय में राज्य का पहला पैरा मेडिकल संस्थान और कैंसर हॉस्पिटल भी खोला गया है। तो ये है कुछ नैनीताल जिले में चिकित्सा की व्यवस्था। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सुशीला तिवारी आपका मेमोरियल चिकित्सालय जो है इसको मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिल गया है, साथ ही यहाँ पहला पैरा मेडिकल संस्थान और कैंसर हॉस्पिटल भी खोला गया है। भुवाली में क्षय रोग अस्पताल है जो कि स्थापित हुआ 1912 में। अब आगे बढ़ते हैं, नैनीताल के कुछ मेले और त्योहारों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने केवल प्रमुख लिखे हैं, जिसमें कि हरियाली मेला आता है, वह है भीमताल और आपका कर्क संक्रांति के दिन ये मनाया जाता है। हरियाली मेला भीमताल में लगता है, कर्क संक्रांति के दिन मनाया जाता है। जिया रानी का मेला आपने सुना होगा, जिया रानी का मेला रानी बाग में लगता है। सीतावनिका और जो सीतावनिका रामनवमी मेला है वो आपका रामनगर में लगता है। तो ये 3 मेले आपको याद रखने हैं, भीमताल में, रानी बाग में और रामनगर में। हरियाली मेला, जिया रानी का मेला और सीतावनी मेला, तो ये 3 मेले प्रमुख मेले हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध दर्रे देख लेते हैं नैनीताल जिले के। प्रसिद्ध दर्रों में सबसे पहला है चोर गलिया दर्रा। चोर गलिया दर्रा जो है हल्द्वानी में शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। बमौरी दर्रा, तो बमौरी दर्रा हमने पढ़ा था कि काठ गोदाम का पुराना नाम बमौरी घाट था, तो बमौरी दर्रा कहाँ होगा, नैनीताल के काठ गोदाम में, ये भी आपका शिवालिक श्रेणियों पर है। चौकी घाट दर्रा, चौकी घाट दर्रा नैनीताल में शिवालिक श्रेणी पर है। चौकी घाट जो कि नैनीताल का पुराना नाम भी हमने पढ़ा था। चिलकिला दर्रा, चिलकिला दर्रा है ढिकुली में, तो ढिकुली जो कि रामनगर में स्थित एक जगह है जो कि गर्जिया मंदिर के समीप ही आती है। तो ढिकुली में शिवालिक श्रेणी पर चिलकिला दर्रा है। तो आपको बहुत से दर्रे जो हैं यहाँ पर 4 दर्रे हैं और इनको आपको नामों से याद रखना है। अब आगे देख लेते, अब आगे हम पढ़ते हैं नैनीताल के वाटरफॉल्स के बारे में, यानी कि जलप्रपात के बारे में। तो देखिए कुछ यहाँ पर लगभग 6-7 यहाँ पर जलप्रपात लिखे गए हैं। सबसे पहला है भालूगाड़ जलप्रपात जो कि मुक्तेश्वर में है। मुक्तेश्वर को हमने मैप में देख लिया था नैनीताल के कि वो कहाँ पर स्थित है। नैनीताल से कुछ ही दूरी पर मुक्तेश्वर स्थित है। कॉर्बेट फॉल, कॉर्बेट फॉल कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अब कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये है रामनगर में।
फ्रीकी झरना कालाढूंगी में है। ढोकने झरना भुवाली में है। सुभाष धारा झरना जो है वो नैनीताल में है। लाडुआ गाड़ जलप्रपात ये आपका कॉर्बेट फॉल के पास में ही पड़ता है जो कि रामनगर में है। वुडलैंड वाटरफॉल और पद्मपुरी ये आपका नैनीताल जाते वक्त नैनीताल की रोड पर ही पड़ जाता है। वुडलैंड वाटरफॉल और पद्मपुरी काफ़ी टूरिस्ट प्लेस भी है ये। अब देखिए जलप्रपात हमने पढ़ लिए हैं सारे। अब आते हैं हम नैनीताल जिले के प्रसिद्ध मंदिरों पर। तो फ्रेंड्स जितने से ज़्यादा हो सकता है उतने टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं ताकि आपके कम वीडियो में ही हर जिले कंप्लीट हो सकें। प्रसिद्ध मंदिरों में देखिए इस प्रकार से ये कुछ लिस्ट है मंदिरों की जिसको हमें इस वीडियो में पढ़ना है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसको कह सकते हो कैंची धाम। कैंची धाम का नाम आपने सुना होगा, बाबा नीम करोली महाराज द्वारा ये स्थापित किया गया था जो कि हनुमान जी के एक भक्त थे। नैनीताल जिले में यह स्थित है, नैनीताल जिले का कैंची धाम। ठीक है, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। अब देखिए नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर आपने नैनीताल अगर आप घूमे होंगे तो आपको पता होगा मल्लीताल में स्थित है नैना देवी मंदिर। नैनीताल में मोतीलाल शाह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। चीना बाबा मंदिर। चीना बाबा मंदिर भी नैनीताल जिले में ही स्थित है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर भी नैनीताल जिले में स्थित है। गांधी मंदिर नैनीताल में है। लोखा लोखमा देवता का मंदिर भी नैनीताल में है। और बात करते हैं गोलू देवता जी का मंदिर। ये भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो इसको। गोलू देवता को उत्तराखंड में न्याय का देवता कहा जाता है। इस तरह से भी आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि गोलू देवता की न्याय के देवता कौन है, तो गोलू देवता करेक्ट आंसर होगा। गोलू देवता का मंदिर घोड़ाखाल में स्थित है। इसको आप गोलू देवता का चितई मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, चिट्ठियाँ यहाँ बहुत सारी लगाते हैं लोग, अर्जियाँ लगाते हैं, तो घोड़ाखाल में ये स्थित है नैनीताल में। चंद शासक बाज बहादुर चंद द्वारा ये बनाया गया था। अब आते हैं एक मेथोडिस्ट चर्च को देखते हैं जो कि 1858 में नैनीताल जिले में लगाया गया था और ये भारत का पहला चर्च कहलाता है, मेथोडिस्ट चर्च। 1858 में पादरी विलियम बटलर द्वारा नैनीताल में लगाया गया था। अब देखिए जो सबसे लास्ट मंदिर है नैनीताल का वो है हैड़ा खान बाबा का मंदिर। हैड़ा खान बाबा का मंदिर मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लो आप इसको। ये हल्द्वानी से कुछ ही दूरी पर गौला नदी के तट पर स्थित है। बाबा हैड़ा खानी का आश्रम है ये चमत्कारी सिद्ध पुरुष थे, इन्हीं के नाम पर ये हैड़ा खान बाबा का मंदिर है। इसके अतिरिक्त हैड़ा खान बाबा का मंदिर अल्मोड़ा में रानीखेत से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखिए ये फैक्ट यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो एक हैड़ा खान बाबा का मंदिर है वो अल्मोड़ा में भी स्थित है जो कि रानीखेत से 5 किलोमीटर की दूरी पर आता है। तो जब हम अल्मोड़ा जिले को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि हैड़ा खान बाबा का मंदिर है। तो देखिए यहाँ पर एक मंदिर है नैनीताल जिले के हल्द्वानी में और एक है अल्मोड़ा के रानीखेत से 5 किलोमीटर दूर। तो ये हो गए नैनीताल जिले के सभी मंदिर कंप्लीट। अब आ चुके हैं हम एक नए टॉपिक पर जो कि है नैनीताल के सरकारी संस्थान और विभाग। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के संग्रहालय, संस्थाएं, संघ और विभागों के बारे में। ठीक है, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है लोक संस्कृति संग्रहालय। ये स्थित है भीमताल में, खुटानी में। स्थापना भी आपको याद रखनी है इसकी। 1983 में डॉक्टर यशोधर मठपाल जी द्वारा लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना हुई। तो देखिए जितने भी आप यहाँ पर सरकारी संस्थान और विभाग पढ़ रहे हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार नहीं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही लिखे हैं। फिर आते हैं हम तितलियों का संग्रहालय में जो कि कहाँ है, भीमताल में। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसकी स्थापना फ्रेडरिक स्मेटा ने की थी। तितलियों का ये संग्रहालय है, तितलियों का ये म्यूजियम है जो कि भीमताल में स्थित है। और भीमताल कहाँ स्थित है, नैनीताल जिले के अंदर। जड़ी बूटी विपणन हेतु हर्बल मंडिया ये आपके रामनगर में है। ठीक है, जड़ी बूटियों के विपणन के लिए हर्बल मंडियाँ बनाई गई हैं जो कि रामनगर में है। अब एक इम्पॉर्टेंट आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लो आप इसको, टरार अनुसंधान केंद्र। ये भी आपका भीमताल में है। लघु उद्योग सेवा संस्थान आपका हल्द्वानी में है। हिलट्रॉन आपका भीमताल में है। और देखिए उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद जो कि अभी हम आगे पढ़ चुके हैं, ये कहाँ है, रामनगर में।
डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? ये है नैनीताल जिले में और इसकी स्थापना हुई 1988 में। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, तो बहुत से लोगों की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, वीडियो इस तरह से। तो उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण ये अकादमी है। 1988 में ये नैनीताल में शिफ्ट हुआ था। तो पहले ये यूपी में था, फिर ये नैनीताल में शिफ्ट हो गया। तो इसको भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, एक आता है नैनीताल जिले में राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका नैनीताल जिले में है। फिर आपका आता है मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र, ये आपका भुवाली में है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भुवाली में है, दिसंबर 2004 से ही ये भुवाली में है। फिर आता है प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, जो कि नैनीताल में है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय, अभी हमने जब विधिक वाला पढ़ा था जो कि 10th 12th के बोर्ड वाला था, वो रामनगर में है। लेकिन उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन निदेशालय की बात की जाए तो ये हल्द्वानी में है। ठीक है। राजकीय वैधशाला कहाँ है? ये मनोरा पीक नैनीताल में है। ठीक है, मनोरा पीक नैनीताल में है राजकीय वैधशाला। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकीय अनुसंधान केंद्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लो आप इसको, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकीय अनुसंधान केंद्र। यहाँ ठंडियों में रहने वाली जो मछलियाँ होती हैं उन पर शोध कार्य होता है और ये देश का इस प्रकार का पहला मत्स्यिकीय अनुसंधान केंद्र है, जो कि नैनीताल के भीमताल में स्थित है, इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो आपसे कभी गढ़वाल मंडल विकास निगम की पूछ लेता है और कभी कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना पूछ लेता है। तो दोनों की ही एक ही डेट है, जहाँ तक मेरी जानकारी इन दोनों की एक ही डेट है, 31 मार्च 1976। अगर इसकी डेट थोड़ी इधर उधर है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, और बाकी सब लोगों के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम कहाँ है? नैनीताल में है। यानी कि कुमाऊं का मुख्यालय कहाँ है? वो नैनीताल में है। इस विकास निगम की स्थापना हुई 31 मार्च 1976 में, जो कि गढ़वाल मंडल विकास निगम की भी सेम डेट है। फिर आता है सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन, जो कि नैनीताल में है। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना, आपसे इसको हिंदी में भी करके पूछ सकते हैं। केंद्रीय हिमालयन पर्यावरण संघ, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ है? नैनीताल में है। एक यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, वो है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी का भी मुख्यालय आपका हल्द्वानी में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सन 2005 से ये चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र में। तो जो नैनीताल जिले के कुछ उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र हैं उसको मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं हम। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम जो लीसा कारखाना है वो भुवाली में लगाया गया था। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ है? ये नैनीताल में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसको कि इस प्रकार से भी पूछा जाता है HMT, ये कहाँ है? ये रानीबाग में स्थित है, एक पर्यटक स्थल है रानीबाग। तो यहाँ हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री कहाँ है? ये भीमताल में स्थित है। अधिकांश कागज उद्योग कहाँ है? वो नैनीताल जिले में स्थित हैं। तो आपको पता होगा हल्द्वानी में कत्था कारखाना है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ है? नैनीताल में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कहिए और नोट भी कर लीजिए। एशिया का यह सबसे बड़ा कागज उद्योग कारखाना है जो कि कहाँ है? नैनीताल में है। अब इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा कि कॉपीज़ में लिखा रहता है सेंचुरी। तो सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड इस कंपनी का नाम है, जो कि कागज़ उद्योग है और एशिया का सबसे बड़ा कागज़ उद्योग है नैनीताल में। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, वैक्सीन कारखाना पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। पटवांडा नगर में, कुछ पटवा डांगर भी कहते हैं इसको, वैक्सीन कारखाना है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वैक्सीन कारखाना पटवांडा नगर में है और इसका आपको बिल्कुल एग्जैक्ट स्थान याद नहीं रखना, केवल याद रखना है कि पटवांडा नगर में है और नैनीताल जिले में है। हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो कि कहाँ है? नैनीताल जिले में। और लास्ट आपका औद्योगिक क्षेत्र जो है वो है चाय विकास बोर्ड।
चाय विकास बोर्ड ने सर्वप्रथम चाय फैक्ट्री यहाँ बनाई थी, कहाँ? नैनीताल जिले के घोड़ाखाल स्थान पर। तो ये हो गए हमारे उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र नैनीताल जिले के। तो आई होप आपको इस तरह छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से जल्दी से रिवीजन भी हो रहा होगा और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अब आपने नाम सुना होगा एरीज का, जिसकी फुल फॉर्म है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, एरीज। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये आपसे कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, यूकेपीएससी और यूके दोनों एग्जाम्स में। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज तारा और भौतिक शोध संस्थान है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार कि ये जो आर्यभट्ट एरीज है वो किस प्रकार का संस्थान है। तो ये क्या है? तारा व भौतिकी शोध संस्थान है, जिसका गठन 1954 में हुआ था। वाराणसी में राजकीय वेधशाला के रूप में ये पहले बनाया गया था। एरीज को 1955 में ईस्वी में नैनीताल के शेर का डांडा क्या है? नैनीताल में एक चोटी है, तो शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया। उसके बाद 1961 में मनोरा पहाड़ी में लाया गया। ठीक है, तो एरीज को 2004 में स्वायत्त संस्थान बना दिया गया। 2016 में नैनीताल के देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन को भी चालू किया गया। ये टेलीस्कोप भारत एवं बेल्जियम का सामूहिक प्रयास था। तो इतना आपको याद रखना है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के बारे में। इसमें आप नहीं कह सकते हैं कि कुछ भी इम्पोर्टेंट ना हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। आपको याद रखना है कि एरीज कहाँ है? नैनीताल में है। और 2016 में नैनीताल के देवस्थल का नाम आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है देवस्थल नाम। एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन है ये। ठीक है, सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन इसको चालू किया गया है। ये टेलीस्कोप भारत एवं बेल्जियम का सामूहिक प्रयास है। तो ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, देवस्थल आपको याद रखना है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, जो कि कहाँ है? नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में है। तो ये मुक्तेश्वर में है और इसका निर्माण 1893 ईस्वी में एल्फ्रेड लिगार्ड के प्रयास से हुआ है। साथ ही इसका जो सर्वप्रथम नाम था वो 1893 में इसे इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी नाम से स्थापित किया गया और 1925 में इसका नाम बदल दिया। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय चिकित्सा शोध संस्थान, जो कि अभी मुक्तेश्वर में है। इसका निर्माण 1893 ईस्वी में हुआ एल्फ्रेड लिगार्ड के द्वारा और इसका पहले नाम क्या था? 1893 ईस्वी में इसका नाम था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी, लेकिन 1925 में इसका नाम बदल दिया गया। तो नाम बदलकर क्या रखा गया? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च। एवं स्वतंत्रता के बाद यानी कि आज़ादी के बाद अब इसको वर्तमान में नाम दिया गया। एल्फ्रेड लिगार्ड जो थे, यहाँ घोड़ों एवं गौ पशुओं में होने वाले सर्रा रोग पर शोध किया था इन्होंने। 1924 ईस्वी में डॉक्टर एडवर्ड्स ने रेंडर पेस्ट नामक रोग का टीका भी खोजा था। मुर्गियों के रानीखेत नामक रोग के टीके का आविष्कार भी इसी सेंटर में हुआ था। तो याद रखना है आपको, मुक्तेश्वर में ये सेंटर है। अब देखिए, नैनीताल से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हम देख लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पर टॉपिक वाइज नहीं पढ़ी है। तो अब हम इसको वन लाइन की तरह से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपका नैनीताल जो है वो कंप्लीट होने वाला है। नैनीताल जिले के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। वाईफाई जिला कहा जाता है नैनीताल को। सबसे पहला वाईफाई जिला कौन सा है? नैनीताल। फांसी गदेरा आपका है नैनीताल में। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ है? रामगढ़ में। रामगढ़ को क्या कहा जाता है? फल्लू का कटोरा भी कहा जाता है। हिमालय म्यूजियम, अब देखिए हिमालय म्यूजियम में ना दो नाम है, एक है हिमालयन संग्रहालय जो कि उत्तरकाशी में है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट करके लिखा हुआ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हिमालयन बोलेगा जब जब आ जाएगा तब उत्तरकाशी में है, लेकिन सिंपल हिमालय म्यूजियम पूछेगा तो नैनीताल में है। इसकी शुरुआत कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के कैंपस में 1987 में की गई थी। तो नैनीताल का जो विश्वविद्यालय है वहाँ ये स्थित है। पहाड़, तो पहाड़ जो है शेखर पाठक ने इस संस्था की स्थापना की थी नैनीताल में। पहाड़ नामक संस्था की स्थापना, शेखर पाठक से संबंधित कुछ बुक्स हैं वो भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अभी प्रीवियस पेपर में
बहुत से एग्जामों में शेखर पाठक से संबंधित बुक्स पूछी गई थी। नैनीताल रोपवे 1985 में बना। सेवाराम सभा की स्थापना नैनीताल में 1918 में हुई। चर्च जेम्स विल्डरनेस 1844 नैनीताल में है। टाउन एरिया कमेटी हल्द्वानी 1885 में शुरुआत हुई इसकी। आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय 1902 में नैनीताल में लगाया गया। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि 1906 में नैनीताल में हुई। ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? नैनीताल जिले में, जिसका स्टार्टिंग जो हुई वो 1905 ईस्वी में हुई इस मुख्यालय की। तो ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल में। अगर आपसे पूछा जाता है गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो आपको सीधे सीधे याद रखना है रामनगर में, जिसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड कहाँ है? अगर पूछा जाता है गढ़वाल का पूछा जाएगा तो रामनगर, लेकिन कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड पूछा जाएगा तो 1939 में काठगोदाम में, जिसका कार्यालय रामनगर और टनकपुर 2 जगहों पर है। ठीक है। अब है महाशीर मछली के पालन के लिए मत्स्य विकास परियोजना भीमताल में शुरू की गई। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। शीत वाला जो मछली वाला मैंने आपको बताया था मत्स्य अनुसंधान शोध केंद्र, वो भी आपका भीमताल में है। और महाशीर मछली के जो पालन का शोध चल रहा है, परियोजना चल रही है इसके विकास के लिए, वो भीमताल में शुरू की गई है। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना 21 मार्च 1966 ईस्वी में जयमल सिंह द्वारा की गई थी। पर्वतारोहण क्लब जो है 1968 ईस्वी में नैनीताल में चंद्रलाल शाह ठुलहरिया ने इसकी शुरुआत की थी। इस क्लब को बनाया था पर्वतारोहण क्लब, इसका नाम था 1968 में। अभी हाँ, यहाँ पर जो हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की चर्चा की थी उसका सन आपको याद होना चाहिए 2005, जो कि हल्द्वानी में है। तो आपका मैंने ये आपको रिटर्न में नहीं दिया था आगे, तो यहाँ पर मैंने इसको रिटर्न में लिखा है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। नैनीताल बैंक जो है 1922 में स्थापित किया गया। पर्दा धारा एवं सिपाही धारा कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। तो दोस्तों ये हो गए हैं हमारा नैनीताल जिला कंप्लीट। आई होप आपको इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स में समझ में आया होगा, और जो लोग भी नैनीताल या फिर पूरे उत्तराखंड जिला सीरीज़ को 1 बार या 2 बार कितने बार भी पहले भी पढ़ चुके हैं, उनको याद है, तो मुझे लगता है उनको इस तरह से फिर से पढ़ने से उनका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि साथ ही साथ मेरा रिवीजन भी इसमें हो रहा है। और जो भी चीज़ें भूली हुई थी, जो भी सन भूले हुए थे, डेट भूली हुई थी, वो भी दोबारा से याद होते जा रहे हैं। तो अभी आगे कुछ री एग्ज़ाम होने हैं, साथ ही ग्रुप सी की जो नई भर्तियां निकल कर आएंगी उसके लिए भी आपको अभी से तैयार रहना है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उत्तराखंड जिला सीरीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि ये कल ही से शुरू की है मैंने, और नैनीताल ज़िले को मैंने निपटाया है 2 वीडियोस में, क्योंकि आपके जो कमेंट नैनीताल ज़िले के पार्ट 1 में आए थे उसमें आपका कहना था कि आप कम से कम वीडियोस में अपने सभी डिस्ट्रिक्ट को अपलोड कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी कोशिश है उत्तराखंड जिला सीरीज़ को कंप्लीट करके उसका रिवीजन करवाने की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कर जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।